किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए जब तक ज्ञान का इस्तेमाल ना हो वो बेकार है। इन नोट्स में कई ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि जब कोई अपनी मानसिक अवस्था को एक दिशा में केंद्रित कर लेता है तो वो सचमुच अपने लिए नए रास्ते बना लेता है। चलिए ऐसे एक कहानी जैसे समझते हैं जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। एडविन सी बार्न्स और महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की घटना। हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। सोचिए, बार्न्स नाम का एक व्यक्ति मालगाड़ी से सफर करके एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंचता है। उसके पास पैसे नहीं है, हुलिया किसी फुटपाथी जैसा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो वहां नौकरी मांगने में ही गया था। बिल्कुल। उसका लक्ष्य थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना था। एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, वो उस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक का साझीदार बनने का सपना देख रहा है। और यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे गहरा सबक छिपा है। अगर इस घटना को ध्यान से देखा जाए तो ये बार्न्स की कोई साधारण इच्छा या उम्मीद नहीं थी। तो फिर क्या था? ये एक धधकती हुई प्रबल इच्छा थी, एक बर्निंग डिजायर। बार्न्स ने अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जैसे इतिहास में अक्सर उन सेनापतियों का जिक्र आता है जो दुश्मन के इलाके में अपनी सेना उतारने के बाद अपने ही जहाजों को जला देते थे, ताकि सैनिकों को पता हो कि अब या तो जीतना है या यहीं मरना है। बार्न्स की मानसिक अवस्था बिल्कुल वैसे ही थी। उसने खुद से ये नहीं कहा कि अगर मैं एडिसन का पार्टनर नहीं बन पाया तो कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। उसका संकल्प था कि उसे बस यही एक काम करना है। उसने एडिसन के ऑफिस में बहुत ही मामूली तनख्वाह पर शुरुआत की। महीनों बीत गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर वो मौका आया भी, लेकिन बहुत अजीब तरीके से। हाँ, एडिसन ने एक डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी जिसे उनके खुद के सेल्समैन बेचना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये मशीन कभी नहीं बिकेगी। लेकिन बार्न्स ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उसने वो मशीन इतने शानदार तरीके से बेची कि एडिसन ने उसे पूरे देश का डिस्ट्रीब्यूटर ही बना दिया। इस तरह वो एडिसन का असली पार्टनर बन गया। ये दिखाता है कि अवसर अक्सर दुर्भाग्य या किसी अस्थायी हार का मुखौड़ा पहनकर आता है। अवसर कभी भी ढोल बजाकर सामने से नहीं आता। बार्न्स की कहानी ये सिखाती है कि जब दिमाग पूरी तरह से किसी एक लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हो जाता है तो वो उन मौकों को भी पहचान लेता है जिन्हें बाकी लोग समस्या मानकर छोड़ देते हैं। बात तो सही है, लेकिन सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलता है ना। सही समय पर सही फैसला लेना और कभी-कभी विशेषज्ञों की सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है। आरडीडब्ल्यू की कहानी इसी बात का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। वो सोने की खदान वाली कहानी। वही गोल्ड रश के दिनों में डर्बी के चाचा सोने की खदान खोजने गए थे। बहुत मेहनत के बाद उन्हें सोने की एक झलक मिली भी, लेकिन कुछ समय बाद वो नस गायब हो गई। बिल्कुल। उन्होंने और खुदाई की पर सोना नहीं मिला। अंत में हताश होकर उन्होंने अपनी सारी महंगी मशीनें कौड़ियों के दाम में कबाड़ी को बेच दी और हार मानकर घर लौट आए। ये एक बहुत ही क्रूर विडंबना है कि सफलता अक्सर हारने वाले बिंदु के बिल्कुल करीब खड़ी होती है। उस कबाड़ी ने एक ऐसा काम किया जो डर्बी के चाचा ने नहीं किया था। कबाड़ी ने खुदाई शुरू करने से पहले एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उस विशेषज्ञ ने जमीन की फॉल्ट लाइन का अध्ययन किया और बताया कि जिस जगह पर डर्बी के चाचा ने खुदाई बंद की थी, सोना असल में वहां से सिर्फ 3 फुट नीचे था। सिर्फ 3 फुट। सोचिए, कबाड़ी ने वहां से करोड़ों डॉलर का सोना निकाला। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केवल शारीरिक मेहनत काफी नहीं होती। ये जानना भी जरूरी है कि कब किसी विशेषज्ञ की मदद ली जाए। हालांकि डर्बी ने इस भारी नुकसान से एक बहुत बड़ा सबक जरूर सीखा। जब वो जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में आए तो उन्होंने ये ठान लिया कि जब कोई ग्राहक ना कहेगा तो वो उसे अंतिम जवाब नहीं मानेंगे। क्योंकि उन्हें हमेशा याद रहता था कि वो सोने से सिर्फ 3 फुट दूर रहकर हार मान गए थे। इन नोट्स में एक और वाकया है जिसने डर्बी को ये दृढ़ता सिखाई थी, 50 सेंट का सबक। ये कहानी सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती है। डर्बी एक दिन अपने चाचा के साथ एक पुरानी मिल में थे। उनके चाचा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। तभी एक किरायादार किसान की छोटी सी बच्ची वहां आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा कि उसकी माँ ने 50 सेंट मंगाए हैं। चाचा ने जोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश की। उन्होंने डराने के लिए एक डंडा भी उठा लिया और उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ये दृश्य मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। जब चाचा उस बच्ची के बिल्कुल करीब पहुंच गए और लगा कि अब उसे मार देंगे, तब वो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी, उनकी आंखों में आंखें डाली और पूरी ताकत से चीखी, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। और चमत्कार देखिए, उस गुस्सैल आदमी का हाथ रुक गया। उसने डंडा नीचे रखा, चुपचाप जेब में हाथ डाला
और 50 सेंट निकालकर उस बच्ची को दे दिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ? उस छोटी सी बच्ची के पास कोई शारीरिक ताकत नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उस क्रोधी आदमी को हार क्यों माननी पड़ी? मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान अपनी बात को लेकर 100% निश्चित होता है तो उसका ये अटल विश्वास सामने वाले के अवचेतन मन पर सीधा असर डालता है। उस बच्ची ने कोई बहस नहीं की थी, उसने कोई तर्क भी नहीं दिया था। उसने सिर्फ एक ऐसी पूर्ण निश्चितता दिखाई जिसके आगे उस आदमी का गुस्सा और अहंकार अनजाने में ही पस्त हो गया। ये घटना अवचेतन मन की उस अद्भुत शक्ति को दर्शाती है जो पूरी तरह से विश्वास और लगन से पैदा होती है। तो अगर ये प्रबल इच्छा और पूर्ण विश्वास इतना ही शक्तिशाली है तो इसे जानबूझकर कैसे पैदा किया जाए? नोट्स में सफलता हासिल करने के 6 व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। हाँ, वे कदम बहुत ही स्पष्ट हैं। पहला है दिमाग में एक बिल्कुल निश्चित रकम सोचना, सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं बल्कि एक सटीक आंकड़ा। दूसरा, ये तय करना कि उस दौलत के बदले में क्या सेवा या मेहनत दी जाएगी, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तीसरा कदम है उस लक्ष्य को पाने की एक निश्चित तारीख तय करना। चौथा है एक स्पष्ट योजना बनाना और बिना इंतजार किए तुरंत उस पर काम शुरू कर देना। पांचवां कदम कहता है कि इन सभी बातों को एक जगह स्पष्ट रूप से लिख लेना चाहिए। और छठा कदम ये है कि इस लिखे हुए ब्यौरे को दिन में 2 बार पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ जोर-जोर से पढ़ना। लेकिन यहाँ अक्सर एक शंका होती है, ये ऑटो सजेशन या आत्म सुझावा सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, कोई भी सोचेगा कि क्या बस रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहने से सफलता मिल रहेगी? इसमें और खुद को बेवकूफ बनाने में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब सिर्फ रट्टू तोते की तरह शब्दों को दोहराना नहीं है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? विज्ञान ये मानता है कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड केवल उन्हीं आदेशों को ग्रहण करता है जिनके साथ गहरी भावना या इमोशन जुड़ा हो। मतलब अगर बिना किसी विश्वास के सिर्फ शब्द बोले जा रहे हैं तो अवचेतन मन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल, इंसान को एक तरह से अपने ही अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो लक्ष्य वो पाना चाहता है वो पहले से ही उसके पास मौजूद है। जब ये शब्द सच्ची आस्था और गहरी भावना के साथ बोले जाते हैं तब जाकर दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करता है। इस अवचेतन मन को बदलने का सबसे भावुक उदाहरण नेपोलियन हिल के अपने बेटे ब्लेयर की कहानी है। हाँ, ये बच्चा जन्म से ही बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये बच्चा जीवन भर ना तो कुछ सुन पाएगा और ना ही बोल पाएगा। लेकिन हिल ने एक पिता के रूप में इस मेडिकल फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि उनका बेटा एक सामान्य जीवन जिएगा। और उन्होंने इसके लिए कोई जादुई छड़ी नहीं घुमाई, बल्कि ऑटो सजेशन का लगातार प्रयोग किया। उन्होंने अपने बेटे के मन में शुरुआत से ही ये प्रबल इच्छा बोनी शुरू कर दी कि वो सुन सकता है और बोल सकता है। उन्होंने उस बच्चे को यह विश्वास दिलाया कि कानों का ना होना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक ऐसा सौभाग्य है जो उसे दूसरों से अलग और खास बनाएगा। इसी अटूट विश्वास का नतीजा था कि उस बच्चे ने खुद को कभी बेचारा नहीं समझा। सिर्फ 7 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता से छुपकर पड़ोसियों से 6 सेंट उधार लिए और अखबार बेचना शुरू कर दिया। उसने खुद को एक स्वतंत्र इंसान के रूप में स्थापित किया और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो कॉलेज पहुंचा तो एक नई तरह की हियरिंग एड तकनीक आई जिसने उसकी दुनिया बदल दी। वो पहली बार साफ साफ सुन पाया। अन्य बधिर लोगों तक वो यंत्र पहुंचाने का जरिया बन गई। उसने अपनी सबसे बड़ी शारीरिक कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और करियर में बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का अपनी सोच पर नियंत्रण एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये घटना साबित करती है कि इंसान का दिमाग सीमाओं को नहीं मानता, सिवाय उनके जिन्हें वो खुद स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर विचार करना जरूरी है। दिमाग की शक्ति को अक्सर डिग्रियों या किताबी ज्ञान से तौलने की भूल की जाती है। ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए इन नोट्स में हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही मजेदार और ऐतिहासिक किस्सा है। हाँ, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है। एक प्रमुख अखबार ने हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कह दिया। फोर्ड को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उस अखबार पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। अदालत में अखबार के वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि फोर्ड सचमुच अज्ञानी है।
उन्होंने फोर्ड से इतिहास और सामान्य ज्ञान के अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे, या ब्रिटेन ने अमेरिका को दबाने के लिए कितने सैनिक भेजे थे। लगातार ऐसे बेतुके सवालों से फोर्ड तंग आ गए। अदालत में फोर्ड का जो जवाब था वो सचमुच एक मास्टर क्लास है। उन्होंने वकीलों से कहा कि उनकी टेबल पर बटनों की एक कतार है, वे सही बटन दबाकर अपने किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं जो उनके व्यापार से जुड़े किसी भी सवाल का सटीक जवाब दे सकता है। तो फिर वे अपने दिमाग में दुनिया भर के सामान्य ज्ञान का कचरा क्यों भरें? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वे ज्ञानी हैं? ये घटना इस बात की गहराई में ले जाती है कि शिक्षा असल में क्या है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुको से बना है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर लाना या विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जिसने अपने दिमाग को तथ्यों के गोदाम में बदल दिया हो। शिक्षित व्यक्ति वो है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो दूसरों के अधिकारों का हनन किए बिना जो चाहे वो हासिल कर सके। इसका मतलब है कि सामान्य ज्ञान से कभी कोई बड़ी सफलता या पैसा नहीं आता। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के रूप में एक निश्चित योजना के तहत व्यवस्थित किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा ज्ञान इंसान के अपने ही दिमाग में होना जरूरी नहीं है। यहीं पर मास्टरमाइंड ग्रुप का विचार सामने आता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़ी टेक कंपनी का सीईओ है। हो सकता है उसे खुद कोडिंग ना आती हो या वो फाइनेंस को विशेषज्ञ ना हो, लेकिन उसने दुनिया के बेहतरीन कोडर, शानदार अकाउंटेंट और मार्केटिंग जीनियस लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर लिया है। उन सब का जो सामूहिक दिमाग बना वही मास्टरमाइंड है। और जब वो मास्टरमाइंड या विशिष्ट ज्ञान आ जाता है तो उसे एक लाभदायक योजना में बदलने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कल्पना। इंसान का मस्तिष्क एक वर्कशॉप की तरह काम करता है। इन नोट्स में कल्पना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली है सिंथेटिक या जोड़ने वाली कल्पना। इसे बच्चों के लेगो ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं। इसमें इंसान अपने पुराने अनुभवों, विचारों और ज्ञान के टुकड़ों को एक नए तरीके से जोड़ता है। चीजें वही पुरानी होती हैं, बस उनका संयोजन नया होता है। दूसरी है क्रिएटिव या रचनात्मक कल्पना। ये एक बिल्कुल अलग स्तर है। ये तब काम करती है जब इंसान का दिमाग सीधे अनंत प्रज्ञा से जुड़ता है। इसमें इंसान को अचानक कोई ऐसा नया आइडिया आता है जो पहले दुनिया में था ही नहीं, जैसे कोई यूरेका पल। इस कल्पना की वर्कशॉप का एक बहुत ही जादुई उदाहरण जादुई केतली की कहानी में मिलता है। एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर के एक युवा क्लर्क को अपनी जीवन भर की खोज बेचता है, और वो भी महज $500 में। बदले में क्लर्क को मिलती है एक पुरानी पीतल की केतली, एक लकड़ी का पैडल और एक गुप्त फॉर्मूला लिखा हुआ कागज का टुकड़ा। क्लर्क ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस पुरानी केतली पर लगा दी, लेकिन असल जादू उस कागज के फॉर्मूले में नहीं था। जादू तब हुआ जब उस युवा क्लर्क ने उस फॉर्मूले में अपना एक गुप्त तत्व मिलाया। और वो गुप्त तत्व थी उसकी कल्पना। उस कल्पना ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसे आज पूरी दुनिया कोको कोला के नाम से जानती है। उस एक विचार ने शक्कर उगाने वाले किसानों से लेकर कांच की बोतलें बनाने वाले मजदूरों और विज्ञापन एजेंसियों तक लाखों लोगों को रोजगार दिया और अथाह संपत्ति पैदा की। ये इस बात का प्रमाण है कि एक सही विचार जिसे सही कल्पना के साथ जोड़ा गया हो, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। एक विचार की कीमत क्या हो सकती है, इसका एक और भव्य उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन के निर्माण का है। साल 1900 की बात है। न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी क्लब में एक डिनर पार्टी चल रही थी। वहां चार्ल्स एम श्वाब नाम के एक व्यक्ति ने 90 मिनट का एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। श्रोताओं में उस समय के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन भी बैठे थे। श्वाब ने अपने उस भाषण में स्टील उद्योग को व्यवस्थित करने की एक इतनी स्पष्ट और विशाल योजना रखी कि जेपी मॉर्गन पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो एक सुव्यवस्थित विचार था। उसी विचार के नतीजे में एंड्रू कार्नेगी का साम्राज्य खरीदा गया और $1 बिलियन की यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। इन नोट्स के अनुसार श्वाब के उस 90 मिनट के भाषण और उनके उस एक विचार का मूल्य लगभग $600 मिलियन साबित हुआ। श्वाब के पास उस वक्त ना तो सारा पैसा था और ना ही वो सारी मिलें, लेकिन उनके पास एक विजन था, एक योजना थी और सबसे बढ़कर एक बेचोड़ लीडरशिप क्वालिटी थी। सफलता के लिए विचारों के साथ साथ एक बेहतरीन लीडर होना भी बहुत जरूरी है। लीडरशिप की बात करें तो एक अच्छे लीडर में अविचल साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की भावना और निर्णय लेने की निश्चितता होनी चाहिए। लेकिन लीडरशिप अक्सर फेल भी हो जाती है। इसके कई कारण बताए गए हैं, जैसे स्वार्थ,
जब कोई लीडर अपनी टीम के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है, या फिर पद का घमंड, जो लीडर अपनी शक्ति या पद का डर दिखाकर काम करवाता है, वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। इसी संदर्भ में अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए एक QQS फॉर्मूला दिया गया है। इसका मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा तो मायने रखती ही है, लेकिन सबसे अहम है स्पिरिट, यानी काम करने की भावना। अब दुनिया में उन लोगों का समय जा रहा है जो सिर्फ दूसरों से छीनना जानते हैं। अब दौर उनका है जो मूल्य प्रदान करते हैं, यानी गो गिवर अप्रोच। सामने वाले को क्या फायदा पहुंच रहा है, यही सफलता तय करेगा। ये बात नौकरी ढूंढने वालों या करियर में संघर्ष कर रहे लोगों पर भी पूरी तरह लागू होती है। नोट्स में बताया गया है कि 98% लोग जीवन में असफल क्यों होते हैं। इसके लगभग 31 कारण गिनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं टालमटोल की आदत, जीवन में किसी निश्चित लक्ष्य का न होना, फिजूल खर्ची और समय पर निर्णय न ले पाना। लेकिन जो लोग इन कमियों को पहचान कर दूर कर लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सलाह दी गई है। अक्सर सिखाया जाता है कि करियर की शुरुआत हमेशा नीचे से करनी चाहिए, यानी बॉटम रंग से। लेकिन इन नोट्स का मानना है कि सबसे नीचे से शुरुआत करने में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। वो खतरा है आदत का। जब कोई व्यक्ति बहुत निचले स्तर से शुरुआत करता है तो वहां काम उबाऊ होता है, दिनचर्या नीरस होती है। व्यक्ति उस रूटीन में इस कदर फंस जाता है कि धीरे धीरे उसकी ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा ही खत्म हो जाती है। वो अपने ऊपर मौजूद अवसरों को देखना ही बंद कर देता है। इसीलिए ये सुझाव दिया गया है कि अपनी योग्यताओं, शिक्षा और अनुभव का एक बहुत ही विस्तृत और आकर्षक ब्रीफ तैयार करना चाहिए। अगर कोई कंपनी के सामने एक ऐसी ठोस योजना लेकर जाए जिससे सीधे तौर पर उस कंपनी का फायदा हो रहा हो, तो उसे नीचे से शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे किसी एग्जीक्यूटिव पद के लिए मांग कर सकता है। अपनी कीमत खुद तय करनी होती है। इन सभी बातों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सफलता सच में कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये एक प्रबल इच्छा से शुरू होती है, आस्था से मजबूत होती है, विशिष्ट ज्ञान से आकार लेती है और एक सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से हकीकत में बदल जाती है। विचार सचमुच भौतिक वस्तुएं बन सकते हैं, बशर्ते उनके पीछे एक धधकती हुई इच्छा शक्ति हो। बिल्कुल सही। इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहूंगी जो इस पूरे मनोविज्ञान का सबसे अहम हिस्सा है। हमने बात की कि कैसे अवचेतन मन विचारों को हकीकत में बदलता है। हाँ। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि अवचेतन मन कोई भेदभाव नहीं करता। वो ये फर्क नहीं कर सकता कि कौन सा विचार रचनात्मक है और कौन सा विध्वंसक। वो सिर्फ एक वफादार नौकर की तरह काम करता है। ये बहुत ही गहरी बात है। यदि किसी इंसान के मन में अनजाने में ही सही डर, शंका या असफलता के विचार लगातार चल रहे हैं, तो उसका अवचेतन मन उतनी ही शिद्दत से उसके लिए असफलता और गरीबी का निर्माण करेगा जितनी शिद्दत से वो सफलता का निर्माण करता है। दिमाग की उस वर्कशॉप में जो कच्चा माल जाएगा, उत्पाद भी वैसा ही बनेगा। तो क्या आज से ये निगरानी नहीं की जानी चाहिए कि जाने अनजाने में दिमाग के भीतर किस तरह के विचारों को जगह दी जा रही है? ये सचमुच एक झकझोर देने वाला विचार है। हमारी विचार प्रक्रिया ही या तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है या फिर हमारा सबसे बड़ा दायित्व। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे निर्देशित किया जाता है। विचारों की इस दुनिया की गहराई में जाने का ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा। मुझे भी इस चर्चा में